Hello everyone, welcome back to my channel. Our today's topic is the new factory system. So हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। ये जो न्यू फैक्ट्री सिस्टम था, इट वाज अ रेवोल्यूशनरी मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। ये एक रेवोल्यूशनरी मेथड था मैन्युफैक्चरिंग का, जो कि कब स्टार्ट हुआ था? इट बिगेन ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इट बिगेन ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इसमें हमें क्या किस चीज में शिफ्ट देखने को मिली थी कि जो पहले होम बेस्ड प्रोडक्शन होती थी, वो किस में ट्रांसफॉर्म हो गई थी? टू द सेंट्रलाइज्ड मशीन बेस्ड प्रोडक्शन। सो इस न्यू फैक्ट्री सिस्टम के की फीचर्स कौन कौन से थे? सबसे पहले तो इसमें क्या है, इस सिस्टम में क्या थी कि जो प्रोडक्शन थी, इट वाज कैरिड आउट इन अ लार्ज बिल्डिंग। जो प्रोडक्शन होती थी वो लार्ज बिल्डिंग्स में होती थी। उन बिल्डिंग्स को हम क्या नेम देते हैं? फैक्ट्रीज। जो प्रोडक्शन होती थी वो फैक्ट्रीज में होती थी। देन द सेकेंड थिंग कि जो वर्कर्स थे, दे वर्कड टुगेदर अंडर द सुपरविजन ऑफ एन एम्प्लॉयर। उनके ऊपर जो सुपरविजन होती थी किसी एम्प्लॉयर की, और जो वर्कर्स थे वो अपना काम करते थे कलेक्टिवली। देन वी हैव द फर्स्ट फीचर विच इज सेंट्रलाइज्ड प्रोडक्शन। जो प्रोडक्शन थी वो क्या थी? सेंट्रलाइज थी। अगर हम पहले की बात करें तो प्रोडक्शन कैसे होती थी? स्कैटर्ड होती थी। Previously the production was scattered, but इस न्यू फैक्ट्री सिस्टम के बाद में क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है न्यू फैक्ट्री सिस्टम का? कि जो सेंट्रलाइजिंग ऑफ द प्रोडक्शन, सेंट्रलाइजिंग ऑल द प्रोडक्शन इन द लार्ज बिल्डिंग्स। उस जो लार्ज बिल्डिंग्स होती थी, फैक्ट्रीज होती थी, उनमें जो सारी प्रोडक्शन होती थी उसको सेंट्रलाइज कर दिया गया, स्पेसिफिकली मशीनरी के लिए। तो जो फैक्ट्रीज थी उनमें सारी चीजें इकट्ठी लाई गई अंडर द वन रूफ। एक रूफ के अंदर सारी चीजें होती थी। और एक इसका रीजन ये भी था कि जो हाउसेज होते हैं, हमारे होम्स होते हैं, उनमें जो स्टीम इंजन हैं या फिर ज्यादा बड़े जो वाटर व्हील्स हैं, उनको रखना क्या होता था? मुश्किल होता था। तो जो ये जो सारी चीजें हैं, जो भी हमें प्रोडक्शन के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए चीजें चाहिए, वो फैक्ट्री में अंडर द वन रूफ ही रखी जाती थी। सो इट इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर की जो सारी प्रोडक्शन थी वो सेंट्रलाइज हो गई थी। अब क्या है सेकेंड पॉइंट हमारे पास? डिवाइडेड लेबर। इसमें क्या है कि जो न्यू फैक्ट्री सिस्टम था, इसकी वजह से क्या हुआ? जो सारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस था उसको स्मॉल और सेपरेट क्या स्पेशलाइज्ड टास्क में बदल दिया गया। वी हैव टू रिमेंबर दीज थिंग्स। स्मॉल, स्पेशलाइज्ड एंड सेपरेट टास्क। जो सारा मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस था उसको इस न्यू फैक्ट्री सिस्टम ने क्या कर दिया? ब्रेक डाउन कर दिया स्मॉल, स्पेशलाइज्ड और सेपरेट टास्क में। अगर हम पहले की बात करें कि जो एक क्राफ्टमैन है वही सारा प्रोडक्ट बनाएगा। जो एक प्रोडक्ट है वो सिर्फ एक क्राफ्ट्समैन ही सारा प्रोडक्ट बनाएगा। उस चीज से शिफ्ट हुई थी, ट्रांजिशन हुई थी कि अब जो एक वर्कर होगा वो एक स्किल को परफॉर्म करेगा, एक स्पेसिफिक जॉब को परफॉर्म करेगा। तो इसकी वजह से क्या हुआ? जो एक इंडिविजुअल टास्क की क्वालिटी थी वो इम्प्रूव हो गई, बिकॉज जो वर्कर्स थे वो अपनी एक लिमिटेड ऑपरेशन के ऊपर फोकस कर सकते थे। सो इस पॉइंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज कि इंक्रीज हो गई थी एफिशिएंसी, क्योंकि जो काम था वो डिवाइड हो गया था। स्पेशलाइज्ड टास्क कर रहे थे वर्कर अकॉर्डिंग टू देयर ओन इंटरेस्ट, जिसमें वो अच्छे से परफॉर्म कर सकते थे। तो लेबर की डिवीजन की वजह से क्या हुआ? एफिशिएंसी इंक्रीज हुई, और जो काम था, सारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस था, वो डिवाइड कर दिया स्पेशलाइज्ड टास्क में। देन द थर्ड पॉइंट वी हैव ऑटोमेशन एंड टेक्नोलॉजी।
अब इस पॉइंट में हमारे पास क्या है कि ऑटोमेशन का मतलब क्या होता है कि एक सेट होगा मशीन्स का जो कि हमने सेटअप किया होगा, जो बाकी सारी मशीन्स को ऑटोमेटिकली कंट्रोल करेगा या फिर रन करेगा। तो इस न्यू फैक्ट्री सिस्टम में हमें यही ऑटोमेशन और टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है। एक जो नंबर ऑफ ऑपरेटर्स थे, एक स्मॉल नंबर ऑफ जो ऑपरेटर्स थे, वो एक कंट्रोल रूम में बैठेंगे और क्या करेंगे, सारा एंटायर जो फैक्ट्री का सारे ऑपरेशंस हैं, फैक्ट्री का सारा सिस्टम है, उसको क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। So this is the point of automation and technology. Then we have the fourth point, standardization. स्टैंडर्डाइजेशन का क्या मतलब है कि इस न्यू फैक्ट्री सिस्टम के बाद हमें क्या देखने को मिलती है, यूनिफॉर्मिटी। दिस सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड द यूनिफॉर्मिटी सो दैट जो सारे प्रोडक्ट्स हैं, all the products were identical in quality, shape and size. The products were क्या थे, आइडेंटिकल थे क्वालिटी में, शेप में एंड साइज में। तो हमें इस न्यू फैक्ट्री सिस्टम से क्या देखने को मिली, यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलती है। और इसकी वजह से क्या हुआ, इसके साथ क्वालिटी अवेयरनेस भी इंक्रीज होगी कस्टमर्स में। उन्हें उन्हें पता चल गया कि कौन से एक्सपेक्टेड हमारे कंसिस्टेंट और रिलायबल प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं। सो it is an important feature, standardization. Then we have the fifth point, large scale production. अब ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में सारा काम सेंट्रलाइज्ड हो गई थी प्रोडक्शन, तो इसकी वजह से क्या होता है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन हमें देखने को मिलती है। जो हमारे ओल्ड डोमेस्टिक या फिर क्राफ्ट सिस्टम्स थे, उनमें तो ये चीज कंप्लीटली इम्पॉसिबल थी कि ज्यादा हम बड़े स्केल पर प्रोडक्शन है वो कर सकें। बट इस न्यू फैक्ट्री सिस्टम के बाद हमें क्या देखने को मिलता है कि जो गुड्स हैं लार्ज स्केल पर वो बन सकते हैं, मैन्युफैक्चर किए जा सकते हैं, ज्यादा ये चीजें क्या होगी, अफोर्डेबल होगी और असेसिबल होगी इवन ऑर्डिनरी पीपल के लिए भी। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज अर्बनाइजेशन। अब अर्बनाइजेशन इससे किस तरह लिंक्ड है कि जो न्यू फैक्ट्री सिस्टम था वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है द राइज ऑफ लार्ज टाउन्स के लिए। It is directly responsible for, we can remember this point, directly responsible for rise of large towns and cities, जो कि इनके आसपास थी। इस इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आसपास जो भी टाउन्स थे या फिर सिटीज थी, उनके राइज के लिए ये न्यू फैक्ट्री सिस्टम डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है। जो हाउसिंग फैसिलिटीज हैं, रोड्स हैं या फिर शॉप्स हैं, वो बनने लगी इसके आसपास, क्योंकि जो फैक्ट्री वर्कर्स थे उनकी पॉपुलेशन ग्रो कर रही थी। जो फैक्ट्रीज थी वो भी उन, जैसे कि वाटर पावर के नजदीक या फिर जो नियर उनके पास कोल माइंस थे या फिर रेल रोड लाइंस होती थी, वहां पर ही ये लोकेट की जाती थी। तो जो लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स थे वहां पर उन्होंने माइग्रेशन की, वहां पर वो चले गए उन एरियाज में, जिसकी वजह से वहां पर जो न्यू कम्युनिटीज थी वो क्या होगी, डेवलप हो गई उस फैक्ट्री सिस्टम के आसपास। तो अर्बनाइजेशन हुई और अर्बनाइजेशन से हमें राइज भी देखने को मिला उन लार्ज टाउन्स का या फिर सिटीज का, वहां पर काफी सारी न्यू मार्केट भी ओपन हो गई। देन द लास्ट पॉइंट इज कंपटीशन। कंपटीशन हमें किन लोगों में देखने को मिलेगा, जो फैक्ट्री सिस्टम था उसने इंटेंस बोल सकते हैं हम या फिर समटाइम्स रदलेस क्या था, कंपटीशन क्रिएट कर दिया था अमंग द प्रोड्यूसर्स। जो प्रोड्यूसर्स थे सिमिलर गुड्स के, जो सेम सेम गुड्स बनाते थे, तो क्या था, इकोनॉमिक जो रिलेशनशिप थी वो भी फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स पर हो गई रेदर देन द ओल्ड कस्टम्स या फिर पर्सनल ट्रेडिशंस। तो इस कॉम्पिटेटिव एनवायरनमेंट की वजह से क्या हुआ, कंपनीज को किस चीज के लिए फोर्स किया कि वो कॉन्स्टेंटली अपनी जो एफिशिएंसी है उसको इम्प्रूव करें, कि वो अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट बनाएं, अपने प्राइसेस को रिड्यूस करें, ताकि उनके पास क्या है, ज्यादा कस्टमर्स आए उस चीज के। तो जो स्मॉल ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैन थे वो तो इन चीजों को compete नहीं कर सकते थे, दे कांट compete with these large factories, और ये क्या था, इसकी वजह से they were driven out of the business. So
कंपटीशन में भी बिकेम द फंडामेंटल ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल, जो कि इस इंटायर न्यू इंडस्ट्रियल सिस्टम का बन गया था एक फंडामेंटल प्रिंसिपल। सो दीज ऑल वर द की फीचर्स ऑफ न्यू फैक्ट्री सिस्टम। एक तो जो सारी प्रोडक्शन थी वो सेंट्रलाइज्ड होगी, जो लेबर थी उसकी डिवीजन होगी, जिसकी वजह से जो एफिशिएंसी थी वो इंक्रीज हुई। ऑटोमेशन और टेक्नोलॉजी हमें देखने को मिलती है, स्टैंडर्डाइजेशन होगी, यूनिफॉर्मिटी देखने को मिली प्रोडक्ट्स में, लार्ज स्केल प्रोडक्शन थी, अर्बनाइजेशन हुई और कंपटीशन था। इसके अलावा भी हम कुछ पॉइंट्स कर सकते हैं, जैसे कि माइग्रेशन फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज एंड द रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और इंटरनेशनल ट्रेड की भी एक्सपेंशन हुई।